वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिटिकल थ्योरी एंड थियोडोर अडोर्नो। इससे पहले हम लोग क्रिटिकल थ्योरी और फ्रैंकफर्ट स्कूल का ओरिजिन और डेवलपमेंट इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने पहले क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो थे थियोडोर अडोर्नो उनको डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल थ्योरी की बात करें तो क्रिटिकल थ्योरी एक ऐसी सोशल थ्योरी थी जिसका जो मेन एम क्या था वो ये था कि सोसाइटी को एज अ होल जो है वो चेंज करना है, साथ ही साथ क्रिटिक करना है। क्रिटिक किस चीज़ को करना है? जो रेगुलर सोशल लाइफ है उसके अंडरलाइंग जो अजम्पशंस हैं उनको जो है वो उन्होंने सॉल्व करना है, और साथ ही साथ सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एज अ होल चेंज करना है। नॉट सर्टन एक सिर्फ चीज़ को चेंज नहीं करना, होल चेंज कि सोसाइटी के अंदर जितने भी अजम्पशंस बनी हुई हैं, जितने भी ट्रुथ हैं, जितने भी जैसे वर्ल्ड वर्क कर रही है उसके पीछे जो अजम्पशंस हैं, जो अंडरलाइंग सिस्टम है उनको पॉइंट आउट करना है, उनको क्रिटिक करना है, जो कि लोगों को नहीं पता। बट क्रिटिकल थ्योरी का ये एम था कि वो जो सोसाइटी है उसको एज अ होल चेंज करेंगे, साथ ही साथ उस उन चीज़ों को सामने लेके आएंगे जो हमारी अंडरलाइंग अजम्पशंस जो बनी हुई हैं, जो हमें पता नहीं है, बट वो अंडरलाइंग जो अपना काम है कहीं कर रही होती हैं हमारी रेगुलर लाइफ के अंदर, रेगुलर जो सोशल लाइफ है उसमें। तो ये क्रिटिकल थ्योरी थी। उसके बाद अगर हम लोग क्रिटिकल थ्योरी की बेस की बात करें तो फ्रैंकफर्ट स्कूल इसकी बेस था क्रिटिकल थ्योरी की। वहाँ पे सोशल रिसर्चर्स का एक ग्रुप था जो कि रिसर्च कर रहे थे। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल को जो है वो फेलिक्स वेल ने 1923 में जो है वो बनाया था। अपने फादर्स की तरफ से उनको जो बहुत ज़्यादा उनके पास वेल्थ थी, इस वजह से उन्होंने इस स्कूल फ्रैंकफर्ट स्कूल को इस्टेब्लिश किया। और इसके बाद यहाँ पे फेलिक्स वेल के बाद यहाँ पे ग्रुम्बर जो है वो डायरेक्टर बनते हैं, और उसके बाद मैक्स होखहाइमर यहाँ पे डायरेक्टर बनते हैं 2 दफ़ा। और उसके बाद अगर हम लोग आज के अपने राइटर की बात करें तो हो गया फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट स्कूल और क्रिटिकल जो कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो एक मेन थियोडोर अडोर्नो जो कि थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है फ्रैंकफर्ट स्कूल में क्रिटिकल थ्योरी में, इनको डिस्कस करते हैं। इनकी 1903 टू 1969 इनका जो लाइफ का टाइम पीरियड है वो ये है। 1903 में जर्मनी में इनकी बर्थ हुई थी। उसके बाद ये फिलोसफर भी थे, सोशोलॉजिस्ट भी थे, और मिजोलॉजिस्ट भी थे 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स में से थे। और साथ ही साथ ये अपनी लाइफ, जब तक इनकी लाइफ रही, इनकी जब इनकी डेथ हुई 1969 में, तब तक ये प्रोफेसर थे फ्रैंकफर्ट जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे। अपनी डेथ के बाद, उसके बाद इनकी डेथ के बाद इनका जो एक वर्क है 1970 में वो पब्लिश हुआ एस्थेटिक्स के हवाले से, जो कि और भी बहुत से राइटर्स उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क था। उन्होंने इनके एस्थेटिक की जो रिलेटेड इनके आइडियाज़ है, थ्योरी ऑफ एस्थेटिक्स जो है उसको उन्होंने अपने वर्क्स में भी यूज़ किया। उसके बाद अगर हम लोग इनके फंडामेंटल जो इनका कंसर्न था उसकी बात करें, या इनका जो मोस्टली इनके मेजर वर्क्स हैं उसमें बात करेंगे, किस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इनका जो मेन कंसर्न था वो ह्यूमन सफरिंग के साथ था, कि किस तरह से मॉडर्न सोसाइटीज़ ह्यूमन कंडीशंस को इफ़ेक्ट्स करती हैं, और किस तरह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ह्यूमंस की लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं। इन चीज़ों को थियोडोर अडोर्नो ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपने वर्क्स में डिस्कस किया है। उसके बाद अगर इनके हम लोग इंस्पिरेशन की बात करें तो ये हेजल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, मार्क्स से इंस्पायर्ड थे, और सर्जन नीशे से बहुत ज़्यादा ये इंस्पायर्ड थे। तो ये तो होगी इनकी इंस्पिरेशन। उसके बाद अगर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की जाए थियोडोर अडोर्नो की, तो डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट जो था वो 1947 में इनका वर्क आया था, जो कि इन्होंने होखाइमर के साथ मिलकर लिखा था। उसके बाद मिनिमा मोरालिया 1951 में आया था, और नेगेटिव डायलेक्टिक 1966, और जो थ्योरी ऑफ एस्थेटिक्स है वो इनकी डेथ के बाद 1970 में जो है वो पब्लिश हुई थी। उस इनका जो वर्क है डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, उसमें जो कल्चरल इंडस्ट्री का जो इनका बुक का टाइटल है या चैप्टर है उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इनके फर्दर जो फ्रैंकफर्ट स्कूल की हिस्ट्री है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल से बहुत ज़्यादा इनको इनकी जो एसोसिएशन थी, जो कि एक सोशल रिसर्च का एक ग्रुप था, उसमें ये भी शामिल थे। और इनका जो उस टाइम पे एम क्या था, सोशलिज्म को प्रमोट करना और
कैपिटलिज्म को जो है वो ये सब जो रिसर्चर्स थे उसको निगेट करते थे कैपिटलिज्म को। साथ ही साथ इनका जो बेसिक एम ये था कि जो मार्क्सिज्म है इसको इनके न्यू फॉर्म देनी है, कि जो मार्क्सिस्ट की जो आइडियाज़ हैं उनको न्यू फॉर्म देकर एक नई क्रिटिकल थ्योरी बनाई जाए, इनके मॉडर्न फॉर्म की जो मार्क्सिज्म की है वो बनाई जाए। तो इनका बेसिक एम जो उस टाइम पे जो सोशल रिसर्चर्स थे फ्रैंकफर्ट स्कूल के, वो यही थे कि मार्क्सिस्ट के जो ओल्ड आइडियाज़ हैं, वो जो ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, उसको छोड़ के जो है वो अब न्यू वेज की तरफ इसको लेके आ जाए। जो मार्क्सिज्म है इसको मॉडर्न मार्क्सिज्म कहा जाए या फिर न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो इसको अब कहा जाता है। उसके बाद इनका हम लोग अगर क्रिटिकल थ्योरी के हवाले से कॉन्सेप्ट्स देखें थियोडोर अडोर्नो की, तो इनके जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो क्या हैं, कि जो ऑपरेशन है वो कहाँ से आती है, कि ऑपरेशन जो है वो पॉलिटिक्स से आती है, इकोनॉमिक्स से आती है, कल्चर से आती है और मटीरियलिज्म से आती है। साथ ही साथ थियोडोर अडोर्नो ने बात की है कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर जो है वो इन सब चीज़ों को, ऑपरेशन को कॉन्शियसनेस के ज़रिए मेंटेन किया जाता है। इनका जो फोकस है, कहते हैं कि जो एक्शन है वो कहाँ से आता है, कॉन्शियसनेस से आता है। ऑब्वियसली जब भी कोई एक्शन होता है वो कॉन्शियसनेस से होता है, उसके बारे में सोचा जाता है। अगर ऑपरेशन है तो उसके बिहाइंड भी कोई आइडियोलॉजी होती है, अगर कोई पावर है तो उसके बिहाइंड भी कोई आइडियोलॉजी होती है। तो हर चीज़ के पीछे क्या है, कॉन्शियसनेस है। हम जो भी करते हैं उसके पीछे एक कॉन्शियसनेस होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद इन्होंने रीज़न का एक कॉन्सेप्ट दिया है क्रिटिकल थ्योरी में, थियोडोर अडोर्नो ने। कहते हैं कि हर चीज़ जो है, रीज़न जो है वो अब इंटेंगल्ड हो चुका है, मिक्सअप हो चुका है, किसके साथ, डोमिनेशन और सफरिंग के साथ। कि रीज़न को जो है वो अब बिहाइंड डोमिनेशन और सफरिंग के बिहाइंड जो है वो रख दिया गया है, कि किसी भी चीज़ की रीज़न जो है वो उसका एंड जो रिज़ल्ट होता है वो किसी चीज़ को डोमिनेट करना होता है या फिर किसी को सफ़र करना पड़ता है उस चीज़ की वजह से। उसके बाद इन्होंने सोशल रिसर्च को डेविएट कर दिया फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। अपने इनके आर्गुमेंट जो थे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स के जो हैं वो ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक ऑपरेशन में। कि उससे पहले तो जो था वो सिर्फ सोशल और जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थे वो कैपिटलिज्म के बारे में बात करते थे, बट इन्होंने कहा कि कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। जो सोशल रिसर्चर थे फ्रैंकफर्ट स्कूल के थियोडोर अडोर्नो, कि ये सब जो है ये जो इकोनॉमिक ऑपरेशन होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। उसके बाद अडोर्नो जो है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के लीडिंग मेंबर थे। साथ ही साथ जो अडोर्नो है उनको एक इंटेलेक्चुअल होम मिला थ्रू फ्रैंकफर्ट स्कूल। अडोर्नो ने की जो फिलॉसफी है, बेसिकली इनकी जो इंस्पिरेशन थी मार्क्स से, नीशे से, हेजल से, उनसे आई थी। उसके बाद अडोर्नो की जो बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, जो इन्होंने रीज़न का एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो रीज़न है वो डोमिनेशन और सफरिंग से इंटेंगल्ड हो चुकी है, और साथ ही साथ रोल ऑफ कॉन्शियसनेस को जो इन्होंने बताया, और जो रियलिटी, ये सारी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है इनके आइडियाज़ की रियलिटी में, और उनका जो विजन है डोमिनेशन का और ह्यूमन सफरिंग का, ये सारा का सारा जो अर्लियर फिलोसफर्स थे वहाँ से आया है। उनको इन्होंने रीड किया, उनसे इन्होंने इंस्पिरेशन ली, उनसे ये इन्फ्लुएंस्ड हुए और देन जो है इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए। उसके बाद क्रिटिकल थ्योरी की बात की जाए तो जैसे इन्होंने कहा कि जो रीज़न है वो डोमिनेशन और सफरिंग के साथ अब इंटेंगल्ड हो चुका है, कि रीज़न का जो प्रॉपर मीनिंग है अब वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आइडेंटिटी थिंकिंग का इनका कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिटी थिंकिंग में कहते हैं कि अब जो हर चीज़ है वो एब्स्ट्रैक्ट बन चुकी है, अब किसी को भी ये अलाउ किया ही नहीं जाता। एब्स्ट्रैक्ट होती है कि किसी भी बिग सिस्टम का पार्ट, इनके कोई एक ऐसा लार्ज सिस्टम है उसका पार्ट बन जाना, और किसी की जो खुद की यूनिकनेस है, किसकी जो खुद की वैल्यू है वो ख़त्म हो जाना, या इंडिविजुअलिटी है या यूनिकनेस है, किसी को उसकी यूनिकनेस में रहने ही नहीं दिया जाता। कि अब जो वर्ल्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में आ चुकी है, कि पहले ऐसा नहीं था इन ओल्ड टाइम्स, बट अब इन मॉडर्न टाइम्स हर चीज़ जो है वो अब एब्स्ट्रैक्ट हो चुकी है और किसी को अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपनी यूनिकनेस में एग्जिस्ट करें। साथ ही साथ इन्होंने ये लेमेंट करते हैं किस चीज़ को, ह्यूमन रेस को, कि पहले जो है वो ह्यूमन रेस को कैसे जज किया जाता था, थ्रू मिथ,
बट अब कैसे किया जाता है, रीजनिंग के ज़रिए, साइंटिफिक रीजनिंग के ज़रिए। बट साइंटिफिक रीजनिंग से भी वो भी कहीं ना कहीं मिथ से ही आ जाता है। तो जो ये दोनों मोड हैं किसी भी चीज़ को जज करने के, ह्यूमन रेस को अंडरस्टैंड करने के, दोनों ही क्या कंफर्म करते हैं कि किसी भी पर्सन की जो सब्जेक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड से ही है, कि जिसके ऊपर उस इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। यानी कि इनसाइड वर्ल्ड से नहीं, आउटसाइड वर्ल्ड के बाहर वाली जो वर्ल्ड है कंफर्म करती है आउट, जो किसी भी पर्सन की सब्जेक्टिविटी है उसको, यानी कि उसकी पर्सनल इंडिविजुअलिटी, पर्सनल जो उसकी फ्रीडम है वो उसको ख़त्म करती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इन्होंने कल्चर इंडस्ट्री पर जो है वो बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया है। इन्होंने अपना वर्क दिया था डायलैक्टिक ऑफ इनलाइटमेंट, जो कि 1947 में आया था, जो इनका कंबाइन वर्क है मैक्स होकाइमर के साथ। इसमें वो क्या कहते हैं कि जितनी भी ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, कि वो जो मॉडर्न आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी है, अब वो मैकेनिकल हो चुकी है, फॉर्मलिक हो चुकी है, और जो डोमिनेटिंग हो चुकी है, ऐसे ही जैसे कि कोई वर्क प्लेस होती है। पहले तो ये बात करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके कल्चरल इंडस्ट्री की, तो उसमें ये कहते हैं कि जो पॉपुलर कल्चर होता है वो कल्चरल इंडस्ट्री बनाता है। अब पॉपुलर कल्चर क्या होता है, रेगुलर जो मास मीडिया है हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं, रेगुलर लाइफ के अंदर देखते हैं, एड्स देखते हैं, जितने भी कमर्शियल्स हम लोग देखते हैं, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, ये सब क्या है, कल्चरल इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ मीडिया जो है वो ये सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पैसिव पीपल प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे कि लोगों को लेज़ी बना दिया जाता है, लोगों को हार्ड वर्क करने नहीं दिया जाता, लोगों के माइंड्स में इलियट क्लास, पुअर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये कॉन्सेप्ट्स डाले जाते हैं। फिर एक दूसरे से आगे जाने के कॉन्सेप्ट्स डाले जाते हैं, ब्लैक और वाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो डाले जाते हैं। मीन्स के जो मास मीडिया है और साथ ही साथ जो पॉपुलर कल्चर है वो एक ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करें, ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट करें, उनके जो ओरिजिनल राइट्स हैं कि हमारी फ्रीडम क्या है, हमारी रेगुलर नीड्स क्या है, उनके बारे में सोचने की बजाय वो खुद को जो है वो इलिट क्लास की तरफ लेके जाना चाहते हैं। खुद को जो है वो डाउन फील करवाते हैं जब वो कुछ ऐसा एडवर्टाइज देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स में क्या होता है कि एक ड्रीमी लाइफ होती है, फैंटेसी लाइफ होती है, जो एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। बट मैस मीडिया ऐसी रेगुलर लाइफ में प्रोड्यूस कर रहा है चीज़ें जो कि लोगों को मैनिपुलेट करती हैं, उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, उनको हार्ड वर्क करने नहीं देती, वो लेज़ी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा टोटली क्रिटिसाइज़ किया है मैस कल्चर को या मैस मीडिया को अपने डायलेक्टिक ऑफ इनलाइटनमेंट में। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थियोडोर अडोर्नो की, थियोडोर अडोर्नो कहते हैं कि जैसे कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये भी मैकेनिकल अब हो चुकी है। जैसे कि किसी वर्क प्लेस में हम लोग मैकेनिकल हो जाते हैं, वैसे ही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी अब एक मैकेनिकल फॉर्म ले चुकी है। जैसे वहाँ पे कोई लेयर नहीं होती, बट अब एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टोटली मैकेनिकल जो इंडस्ट्री है वो बन चुकी है। थोडर अडोर्नो जो है वो बहुत ज़्यादा लुका को फॉलो करते थे, जो कि उन 1971 में थे अकॉर्डिंगली उनका वर्क आया था। उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है अपनी थ्रू लाइफ फॉलो किया। सो ये था इनका थियोडोर अडोर्नो के कॉन्सेप्ट, द डायलैक्टिक ऑफ इनलाइटमेंट और कल्चरल इंडस्ट्री का आइडेंटिटी थिंकिंग की टर्म इन्होंने कॉइन की। उसके बाद रीज़न के बारे में इन्होंने बात की, एस्थेटिक थ्योरी इन्होंने दी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई